Good morning everyone. Today we are going to discuss another chapter in the same unit and the chapter is biomolecules. So biomolecules क्या है? Biomolecules ऐसे molecules है जो कि living organism में मिलते हैं. So bio means life and the molecules that are found in living organism are under biomolecules. So all the biomolecules or all the molecules that are present in a cell is called cellular pool. जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम सेलुलर पूल कहते हैं. सो सबको कंबाइन करके जो सेल बनता है उसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उसे हम सेलुलर पूल कहते हैं. सो सेलुलर पूल में दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट. ओके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएंगे? प्रोटीन्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, फैट आ जाएंगे. सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सेलुलर पूल. एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे? मिनरल्स एंड वाटर. मिनरल्स में आ जाएंगे एसेंशियल मिनरल्स जो कि एसेंशियल है एंड नॉन एसेंशियल मिनरल्स जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स एक सेल में रहते हैं उसे हम कंप्लीटली कहते हैं सेलुलर पूल. सेलुलर पूल में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाते हैं मिनरल्स एंड वाटर. मिनरल्स कुड बी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. सो कौन से बायोमोलिक्यूल्स मैक्रो है और कौन से बायोमोलिक्यूल माइक्रो है, इसे डिफाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. इन विच द लिविंग सेल वॉज टेकन एंड इट वॉज मिक्स्ड और क्रश्ड विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH. सो उसके तीनों H को हटा के जब 3 क्लोरीन डाल देंगे सो इट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. सो इट वॉज एक्सपेरिमेंट डन ऑन अ लिविंग सेल. उसे लेके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाया गया था, एक स्लरी बनाया गया था. एंड जब उस स्लरी को हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, व्हेन वी आर फिल्टरिंग इट बाय बटर पेपर और एनीथिंग, सो जो फिल्टरेट है दैट इज अंडर एसिड सॉल्युबल पूल. ये है फिल्टरेट जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में आता है. एंड ये है रिटेंटेट जो कि रिटेन हो गया है इन द फिल्टर एंड ये आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में. ओके, जो एसिड है वो तो पूरा फिल्टर हो जाएगा. सो उसके साथ जो बायोमोलिक्यूल्स फिल्टर हो जाएंगे वो होंगे एसिड सॉल्युबल पूल. एंड जो नहीं फिल्टर होंगे, जो रिटेंटेट होंगे, दैट विल कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल पूल. ओके, सो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या आ रहा था? इसमें आ रहे थे अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे थे, मोनोसैकेराइड्स आ रहे थे. मेनली इसमें ऐसे कंपोनेंट आ रहे थे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन था. ओके, ये सारे कंपोनेंट थे एसिड सॉल्युबल पूल के. अब जो रिटेंटेट पार्ट था, जो फिल्टर नहीं हो पाया, उसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल. उसमें आते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? DNA एंड RNA. सो दीज आर द 2 न्यूक्लिक एसिड. देन पॉलीसैकेराइड्स आते हैं. ओके, वी विल स्टडी ये सारे कुछ क्या क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है. सो पॉलीसैकेराइड्स आते हैं एंड लिपिड आते हैं. इसमें मेनली वो कंपोनेंट आते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है. सो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन विच अ लिविंग सेल वॉज मिक्स्ड विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और उसका एक स्लरी बनाया गया. देन उसको फिल्टर किया गया बाय बटर पेपर. और जो फिल्टरेट था, जो एसिड के साथ साथ नीचे फिल्टर होके आ गया, उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, जिसमें मेनली ऐसे कंपोनेंट थे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन था. इसमें थे अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स. और जो रिटेंटेट था, जो फिल्टर नहीं हो पाया एसिड के साथ साथ, जो ऊपर ही रह गया, उसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल. इसमें आते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA, RNA एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स आते हैं. इसमें मेनली ऐसे कंपोनेंट थे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा था. ओके, सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है?
जो एसिड इनसॉल्युबल पूल था, जो ऐसे कंपोनेंट थे जो कि फिल्टर नहीं हो पाए, जो बड़े बड़े कंपोनेंट थे वो फिल्टर नहीं हो पाए, वो आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, जितने भी कंपोनेंट ऊपर रह गए थे सबका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा था एंड वो इतने बड़े थे कि वो फिल्टर नहीं हो पाए। सो वो सब आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल में। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ऐसे कंपोनेंट आते हैं जो कि बहुत बड़े थे और फिल्टर नहीं हो पाए और रह गए इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल एंड दे हैव द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। सो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आता है, एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो ये सब जो है दीज आर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जो एसिड सॉल्युबल पूल था, जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट थे वो फिल्टर हो गए बाय द बटर पेपर और एसिड सॉल्युबल पूल में आ गए। सो जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट थे वो किस में आ जाएंगे? इन दी माइक्रो मॉलिक्यूल कैटेगरी। सो माइक्रो मॉलिक्यूल में आ जाएगा अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स और एक और चीज आता है दैट इज लिपिड्स। सो लिपिड्स था इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल बट ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, इसीलिए लिपिड्स को बोलते हैं सूडो मैक्रो मॉलिक्यूल। सूडो मीन्स फॉल्स। सो लिपिड इज अ फॉल्स मैक्रो मॉलिक्यूल। व्हाई? लिपिड ऊपर क्यों रह गया? जब वो माइक्रो मॉलिक्यूल था, जब वो इतना छोटा था कि वो नीचे आ सकता था, तो वो ऊपर रह कैसे गया? वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में कैसे रह गया? बिकॉज लिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है एंड जब उसका स्लरी बनाया गया सो वो इनसॉल्युबल वेसिकल्स के फॉर्म में रह गया। ओके, लिपिड जो था वो ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में रह गया और जब हम इसे फिल्टर किए तो ये ऊपर ही रह गया। सो ऐसे लिपिड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम भी था वो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह गए एंड इसीलिए लिपिड्स को कहते हैं सूडो मैक्रोमोलिक्यूल। बट ये आते किसके कैटेगरी में है? ये आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। एसिड ऊपर रह गया बिकॉज वो वेसिकल्स के फॉर्म में टूटा। ओके, वो पूरा स्लरी नहीं हो पाया, ये वेसिकल्स में के फॉर्म में था, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह गया, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल में बाकी सारे चीज है जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, और माइक्रोमोलिक्यूल में वह सब चीज है जो एसिड सॉल्युबल पूल में थे, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स। बट लिपिड जो है वो एक्सेप्शन है। लिपिड था किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, क्योंकि वो इनसॉल्युबल वेसिकल्स था, वो सॉल्युबल नहीं हो पाया एसिड में और फिल्टर नहीं हो पाया, इसलिए वो ऊपर ही रह गया। बट अगर हम लोग उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखेंगे, उसके वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, सो उसका वेट 800 डाल्टन तक भी होता है एंड इसलिए वो आता है इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। सो लिपिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आता है जब हम लोग उसको मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन लिपिड को सूडो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह गया और जितने भी एसिड इनसॉल्युबल पूल के कंपोनेंट थे वो मैक्रो में आते हैं और सॉल्युबल पूल के माइक्रो में आता है। ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दैट यू शुड नो। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब चीज पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्या हुआ? लिविंग सेल का हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ एक स्लरी बनाए, उसे फिल्टर किए बटर पेपर या किसी फिल्टर पेपर के साथ, और फिल्टर होके जो नीचे आ गया, जो फिल्टरेट हो गया, वो था एसिड सॉल्युबल पूल, क्योंकि एसिड भी पूरा फिल्टर हो गया और इसमें जितने भी कंपोनेंट थे वो एसिड के साथ सॉल्युबल हो गए, और जितना भी कुछ नहीं फिल्टर हो पाया वो बड़े मॉलिक्यूल्स वो रह गए इन दी एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओके, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या आ गया था? अमाइनो एसिड्स आ गया था, न्यूक्लियोटाइड्स आ गया था, मोनोसैकेराइड्स आ गया था, मेनली ऐसे कंपोनेंट्स आ गए थे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन था। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या रह गए? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड रह गए। लिपिड क्यों रह गए? क्योंकि लिपिड जो था वो इनसॉल्युबल वेसिकल्स के फॉर्म में टूटता है, उसका कंप्लीट स्लरी नहीं बनता है। ओके, सो जितने भी कंपोनेंट एसिड इनसॉल्युबल पूल में थे वो मैक्रोमोलिक्यूल थे
एंड जितने भी कंपोनेंट एसिड सॉल्युबल पूल में थे वो माइक्रो मॉलिक्यूल थे, बट एक एक्सेप्शन है लिपिड का। लिपिड था इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, बट अगर हम लोग उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे सो वो आता है इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि लिपिड था इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल बिकॉज वो वेसिकल्स के फॉर्म में टूटा, बट उसको हम लोग लिखते हैं इन दी माइक्रोमोलिक्यूल। एंड लिपिड को सूडो माइक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। सूडो मीन्स फॉल्स, इट इज अ फॉल्स माइक्रोमोलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन भी होता है। ओके, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। Now we are going to start with the composition of cellular pool. So cellular pool कैसे बोलेंगे? जितना भी बायोमोलिक्यूल्स हमारे सेल में है, हमारे साइटोप्लाज्म में है, उसे सेलुलर पूल बोलते हैं। So किसका कंपोजिशन कितना है हमें जानना है। सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। ओके, 70 to 90% इज वाटर। एज वी नो, देखो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। हाउ वी कैन रिमेम्बर दिस? वाटर अर्थ में कितना होता है? 70% होता है। सो सेल में कितना होगा? 70 to 90% होगा। देन प्रोटीन 10, ओके, सो 10 to 15% होगा। कार्बोहाइड्रेट में सी कौन सा लेटर है? ABC, सी इज द थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट, सो 3% होगा। देन लिपिड्स में आई कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, मीन्स ये 2% होगा। देन न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आ जाते हैं? डीएनए आरएनए आते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, सो 5 to 7% होगा। देन आयन में आई कितने बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, सो 1%। आयन 1%। ओके, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रिक, बट ये छोटा सा ट्रिक है जिससे वी कैन रिमेम्बर कि कौन से कितने परसेंट है। सो वाटर इज 70 to 90%, अर्थ में वाटर होता है 70%। देन प्रोटीन 10 आ रहा है, 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट 3%, सी इज द थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट। देन लिपिड में आई 2 बार आ रहा है, सो इट इज अराउंड 2%। देन न्यूक्लिक एसिड में 5 वर्ड है, न्यूक्लिक में 7 वर्ड है, सो 5 to 7%। देन आयन इज 1%। सो दिस इज द रफ आइडिया हाउ यू कैन रिमेम्बर द कॉम्पोजिशन ऑफ सेलुलर पूल। हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ वन मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, सो हम लोग इसको मैक्रो और माइक्रो की तरह नहीं, हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। सो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम लोग इसके माइक्रोमोलिक्यूल्स को भी पढ़ लेंगे जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स आ जाएगा। देन हम लोग इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी पढ़ लेंगे जिसमें पॉलीसैकेराइड्स आएंगे। ओके, सो हम लोग इसके माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को एक साथ पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बो एंड हाइड्रेट वर्ड से यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग कि क्या कहना चाह रहा है। कार्बो मीन्स इसमें कार्बन होगा एंड हाइड्रेट मीन्स इसमें वाटर होगा। सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मीन्स दी कार्बन्स आर हाइड्रेटेड। कार्बन के पास क्या है? वाटर है। सी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। मीन्स अगर एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। ओके, अगर 2 कार्बन है सो 4 हाइड्रोजन होगा एंड 2 ऑक्सीजन होगा। सो CH2O इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, सो अगर हम लोग जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे उससे डबल हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा और उतने ही नंबर के ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे। सो CnH2nOn, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम लोग इसको देखें तो ये किस तरह से दिख रहा है? द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ईच कार्बन इज एसोसिएटेड विथ अ वाटर मॉलिक्यूल, सो द कार्बन्स आर हाइड्रेटेड, इसीलिए इसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। सो दिस इज द मेन
कॉन्सेप्ट बिहाइंड द नेम कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ईच कार्बन इज हाइड्रेटेड. हर एक कार्बन के साथ एक एक वाटर मॉइटी रहेगा. मॉइटी का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स. ओके, सो हर एक कार्बन के साथ एक एक वाटर ग्रुप्स रहेंगे. देन कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोलते हैं. मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगो, पॉली. ओके, सो सैकेराइड जो वर्ड होता है दैट मीन्स स्वीट टेस्टिंग. ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मीठे होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट टेस्टिंग मॉलिक्यूल्स. सो इसीलिए इन्हें सैकेराइड्स भी बोलते हैं. या तो कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं या सैकेराइड्स बोलते हैं. देन इस चैप्टर में लिसन वन थिंग दैट वी हैव टू स्टडी मेनी थिंग दैट आर नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो इस चैप्टर में हमें टेक्स्ट बुक के एरिया के बहुत बाहर जाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट. पहले तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए जरूरी है. देन बायोमोलिक्यूल्स यू विल अगेन स्टडी इन क्लास 12. क्लास 12 में केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल्स. उसमें भी यू हैव टू स्टडी दिस अगेन. एंड बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग सारे जो बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं उसके बेसिक्स को पढ़ते हैं. ओके, हम लोग इसमें डीएनए जानेंगे, आरएनए जानेंगे, एटीपी जानेंगे. हम लोग ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को जानेंगे जो हर चैप्टर में यूज होगा. सो ये जो पूरा यूनिट है सेल का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक यूनिट. सेल और बायोमोलिक्यूल स्पेशली. ओके, सेल में हमने सारे बेसिक्स ऑर्गेनेल वगैरह के बारे में पढ़ा और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग बायोलॉजी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे. सो ये दो चैप्टर हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है अपार्ट फ्रॉम द बुक and especially biomolecules. Okay, and when you will come in MBBS में first year में there is one subject biochemistry. So biochemistry is entirely biomolecules. जो हम लोग अभी biomolecules पढ़ेंगे सिर्फ इसके ही very डिटेल में दिया हुआ है and that is entire subject. So biomolecules जो चैप्टर है ये अभी के लिए क्लास 12 के लिए, 12 के बाद के लिए ऑलवेज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें हम लोगों को बहुत ही बाहर का टॉपिक पढ़ना है. ओके, फॉर टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट एंड फॉर फर्दर हेल्प. ओके, देन हम लोग इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं क्लास 12 में एंड ये हमेशा काम में आएगा. सो whatever I am teaching you, go with that only. Okay, so let's start on the number of basis of unit. Unit के नंबर के बेसिस के अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं मेनली. ओके, मोनोसैकेराइड जिसमें सिर्फ एक यूनिट ऑफ शुगर होगा, एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा. ओके, इसमें सिर्फ एक यूनिट ऑफ शुगर होगा. सो मोनोसैकेराइड. डाइसैकेराइड मीन्स डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1. सो डाइसैकेराइड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने यूनिट ऑफ शुगर होंगे? 2 यूनिट ऑफ शुगर होंगे. देन ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फ्यू. सो अगर फ्यू अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स है, फ्यू अमाउंट ऑफ शुगर यूनिट्स है, सो उसे हम ओलिगोसैकेराइड में डालेंगे. अब देखो इसको हम लोग इस तरह से भी डाल सकते हैं, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड. ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5. इस तरह से भी हम लोग डाल सकते हैं. बट अगर हम लोग वैसे डालेंगे तो इट विल बी वेरी हेक्टिक. इसीलिए हम लोग 3 से 9 तक का जो कार्बन यूनिट होता है उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड में डाल देते हैं एंड इसको हम लोग ट्राई, टेट्रा इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो मोनोसैकेराइड में 1 यूनिट ऑफ शुगर, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट ऑफ शुगर, ओलिगोसैकेराइड में फ्यू यूनिट्स ऑफ शुगर मीन्स 3 to 9 एंड जब 100 या 100 से ज्यादा हो जाता है दैट कम्स अंडर पॉलीसैकेराइड. सो these 3 are macromolecules and polysaccharide is macromolecule. Okay, ये जो तीनों है these 3 are micromolecules and polysaccharide जो है वो macromolecule में है. हम लोग अभी एक एक यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, उसके एग्जाम्पल्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो कार्बोहाइड्रेट का हमने एक डेफिनेशन पढ़ा क्या, कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब ईच कार्बन इज एसोसिएटेड विद अ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, इस तरह से हम लोग को देख रहा है. बट कार्बोहाइड्रेट का एक और डेफिनेशन है. व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ओके, इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप. ओके, OH ग्रुप का मतलब होता है हाइड्रोक्सी.
पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स दे विल हैव मेनी OH ग्रुप. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. एंड दे विल हैव ईदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप. ओके, जो पॉलीहाइड्रोक्सी है मीन्स दे विल हैव मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप, और इसमें होंगे या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक कीटोन ग्रुप होगा. सो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा. ओके, सो जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, ईदर एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा. और इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे OH मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, OH भी फंक्शनल ग्रुप होता है, बट यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है. So what is carbohydrate? Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde and ketone. So अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे एक एक कार्बोहाइड्रेट का तब ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर हो जाएगा. So don't worry. So they are polyhydroxy mean they will have many OH and they will either have a functional group of aldehyde or they will have a functional group of ketone. So this is clear. And carbohydrates is hydrate of carbon mean they are each carbon having a water molecules. उसका जो empirical formula है वो क्या होगा, CnH2n and ON. कार्बन का नंबर जितना होगा हाइड्रोजन का उससे डबल होगा एंड ऑक्सीजन का विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट यूनिट दैट इज मोनोसैकेराइड. ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ मोनोसैकेराइड. सो मोनोसैकेराइड अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है. मोनोसैकेराइड विल हैव 1 यूनिट ऑफ शुगर, और इसमें जो शुगर होगा, ओके, जो शुगर होगा 1 यूनिट ऑफ शुगर, उसमें कितने कार्बन रहेंगे. द कार्बन का जो रेंज है दैट कैन बी फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन. ओके, कार्बन का रेंज कितना हो सकता है, 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं एक शुगर मॉलिक्यूल में. सो मोनोसैकेराइड में एक शुगर मॉलिक्यूल होगा जिसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, 3 to 7. ओके, इसी तरह से इसका नेमिंग है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन. इसके नेमिंग हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन. सो अगर 3 कार्बन है सो ट्राइओज, ट्राई मीन्स 3 एंड ओज. ओके, ट्राइओज. 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, 7 कार्बन है तो हेप्टोज. ओके, 3 to 7 triose, tetrose, pentose, hexose, heptose. This is according to the nomenclature. Okay, number of bases of carbon पे. Then ये जो शुगर होते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इधर एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा. सो दीज शुगर कैन हैव इधर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप. सो अगर इन शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर बोलेंगे. एल्डिहाइड ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर. और अगर कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, कीटोज शुगर. ओके, सो एल्डोज शुगर जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और कीटोज शुगर जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा. सो एल्डिहाइड शुगर का एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज दैट वी नो इज अ एल्डिहाइड शुगर. देन गैलेक्टोज भी एक शुगर होता है दैट इज एल्डिहाइड शुगर. फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रूट शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज अ कीटोज शुगर. ओके, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है एंड ग्लूकोज और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप होता है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब ये जो शुगर होते हैं इनके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे 3 कार्बन के शुगर क्या क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड एंड DHAP. DHAP होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं. डिफरेंस क्या है, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन एक तरह का कीटोन है. ओके, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का एक कीटोन है जिसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं. दीज नेम्स यू माइट बी फाइंडिंग कंफ्यूजिंग. ओके, ये नाम तुम्हें अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जैसे जैसे चैप्टर्स क्लियर होते जाएगा ना इन केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो ये सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा. ओके, सो 3 कार्बन का एल्डिहाइड इज ग्लिसरैल्डिहाइड एंड 3 कार्बन का कीटोन शुगर इज DHAP. DHAP में होता है एसीटोन जो कि 3 कार्बन का कीटोन है. ओके, सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के. देन 4 कार्बन का शुगर इज इरेथ्रोज.
इरेथ्रोज एक एल्डिहाइड शुगर है, ओके इसमें 4 कार्बन है, सो दिस इज अ एल्डोज शुगर। देन 5 कार्बन के कंपाउंड्स है हमारे राइबोस एंड अराबिनोज। सो राइबोस एंड अराबिनोज आर दी 5 कार्बन शुगर एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोस। ओके राइबोस क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए, उसमें यही शुगर मिलता है, दिस राइबोस शुगर। अगर सिर्फ हमें राइबोस शुगर मिल रहा है तो दैट विल फॉर्म डीएनए, और जब इस राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा एट 2 प्राइम पोजिशन, ओके इस राइबोस शुगर का 2 प्राइम पोजिशन होता है, जिससे अगर एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उसे हम लोग डीऑक्सी राइबोस बोलेंगे। डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन निकल गया है, सो डी मीन्स निकल जाना एंड ऑक्सी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर विल बी प्रेजेंट इन डीएनए। सो हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देन 6 कार्बन के जो शुगर है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ हमें 4 चीज जानना है। हेक्सोस शुगर के तीनों एग्जाम्पल, पेंटोस शुगर का एक एग्जाम्पल दैट इज राइबोस, एंड जो 3 कार्बन के शुगर होते हैं ना, दिस यू विल स्टडी इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक टॉपिक होता है ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन, ओके सो ग्लाइकोलिसिस इज अ टॉपिक जहां पे यू विल स्टडी अबाउट दीज 2 sugar, glyceraldehyde and DHAP are formed by the breakdown of glucose. So glycolysis जब हम लोग पढ़ेंगे that is a very very long process जिसमें ग्लूकोज किस तरह से टूटता है ये हम लोग पढ़ेंगे। So उसमें ये दोनों शुगर बनते हैं। See ग्लूकोज क्या है? It is a hexose sugar, इसमें 6 कार्बन है, ओके सो जब ग्लूकोज टूटता है so ये 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, 6 कार्बन सो 3 + 3, सो ग्लूकोज तोड़ के बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डीएचएपी। सो दीज आर 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल। देन 4 कार्बन में हमने क्या पढ़ा? इरेथ्रोज पढ़ा जो कि एक एल्डिहाइड शुगर है, एल्डोज शुगर है। देन 5th कार्बन में हमने पढ़ा राइबोस शुगर जो कि न्यूक्लिक एसिड में मिलता है एंड अराबिनोज शुगर। देन 6 कार्बन के 3 एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बार बार इस चैप्टर में इनको रिपीटेडली पढ़ेंगे। सो ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है, यहाँ पे हमने देखा। फ्रुक्टोज क्या है? कीटोज शुगर है। देन गैलेक्टोज क्या है? एल्डोज शुगर है। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एल्डोज शुगर एंड फ्रुक्टोज इज अ कीटोन शुगर। देन 7 कार्बन का जो एग्जाम्पल है दैट इज सूडोहेप्टुलोज। सो सूडोहेप्टुलोज इज द एग्जाम्पल ऑफ 7 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल। सो 7 कार्बन से बना होता है सूडोहेप्टुलोज। सो दीज एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। 3 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ट्रायोस। 4 कार्बन के बोलते हैं टेट्रोस, 5 के बोलते हैं पेंटोस, 6 कार्बन के बोलते हैं हेक्सोस एंड 7 के हेप्टोस, ओके हेक्सोस एंड हेप्टोस। सो 3 कार्बन के एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। जब ग्लूकोज टूटता है इन 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के और 3 कार्बन के, तभी ये दोनों मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देन 4 कार्बन का एग्जाम्पल क्या है? इरेथ्रोज। देन 5th कार्बन का एग्जाम्पल क्या है? राइबोस जो कि डीएनए आरएनए में मिलता है एंड अराबिनोज। देन 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसमें से जो फ्रुक्टोज है वो कीटोज शुगर है। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उनमें मेनली फ्रुक्टोज पाया जाता है। सो फ्रुक्टोज इज दी 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि कीटोज शुगर है। देन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर दी कि एल्डोज शुगर, ये क्या है? एल्डोज शुगर है। देन सूडोहेप्टुलोज, सूडोहेप्टुलोज इज दी 7 कार्बन शुगर। ओके हमारा ब्लड शुगर कौन सा है बताओ? ग्लूकोज इज आवर ब्लड शुगर। ग्लूकोज हमारा जो ब्लड शुगर है दैट इज ग्लूकोज। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल से क्या हो सकते हैं? इधर एल्डोज हो सकते हैं और कीटोज हो सकते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ शुगर मॉलिक्यूल जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। सो हमें मेनली 3 शुगर मॉलिक्यूल को पढ़ना है। हमें ग्लूकोज पढ़ना है, हमें फ्रुक्टोज पढ़ना है और हमें राइबोस पढ़ना है। सो दीज 3 शुगर्स आर इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके सो इसके जो डायग्राम्स है दैट इज ऑलरेडी
ड्रॉन, ये डायग्राम्स ऑलरेडी नोट्स में बना हुआ है, बट आई विल ड्रॉ सम ऑफ द डायग्राम्स अगेन ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली. ओके, सो एग्जाम्पल चलो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लूकोज से. सो ग्लूकोज क्या है? इट इज अ हेक्सोज शुगर. हेक्सोज क्यों बोल रहे हैं? इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ओके, सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कैसे होगा. ओके, सो चलो ग्लूकोज के बारे में कुछ देख लेते हैं. N कितना है इसमें? 6. ओके, ग्लूकोज क्या है? इट इज अ हेक्सोज शुगर. सो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6. सो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2nOn, इसमें N क्या है? N इज द नंबर ऑफ कार्बन. सो नंबर ऑफ कार्बन ग्लूकोज में कितने हो जाते हैं? 6. सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ. C6H2 into 6, that is 12, and O again 6. So C6H12O6. This is the molecular formula of glucose. So glucose जो होता है ये 2 स्ट्रक्चर में रहता है, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर और एक ओपन शेप्ड स्ट्रक्चर. सो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब एक बॉन्ड बनेगा सो वो बना देता है रिंग. सो हम लोग देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर. कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. C1, C2, C3, C4, C5, C6. So these are the 6 carbon of glucose. So glucose के ये 6 कार्बन है. अब ग्लूकोज में क्या क्या होता है? दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारा OH रहेगा, बट इसमें जो 3rd कार्बन होता है इसमें जो OH का प्लेसमेंट होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्बन. सो बाकी जितने भी कार्बन है इसके उसमें OH इज प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड. ओके, OH इज प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड, बट जो 3rd कार्बन होता है ग्लूकोज का उसमें द OH इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज द डिफरेंस. सो ग्लूकोज में डिफरेंस यही है कि इसका जो OH होता है ऑन द 3rd कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब ग्लूकोज क्या है? इट इज अ एल्डिहाइड शुगर. ग्लूकोज क्या है? इट इज अ एल्डोज शुगर. सो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा. एल्डिहाइड ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा? ऑन दी C1. So C1 is a aldehyde group. So CHO, that is a aldehyde. So glucose का first carbon will be the aldehyde carbon. और क्या है? It is a polyhydroxy aldehyde. So polyhydroxy aldehyde. लेकिन डिफरेंस यही है कि जो 3rd कार्बन होता है इस पे OH is present on the left hand side. So this is glucose. अब देखो ये open chain structure है. See, this is showing the ओपन चेन स्ट्रक्चर. सो ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है. अब ओपन चेन स्ट्रक्चर विल फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड. इसमें जब एक रिएक्शन होगा, जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सो ये ओपन चेन क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा. सो जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं. ओके, सी दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं. सो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को बोला जाता है हेमी एसिटाइल बॉन्ड. सो हेमी एसिटाइल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन. सो हेमी एसिटाइल बॉन्ड किसके बीच में बनता है? फर्स्ट कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन के बीच में बनता है. सो सेकेंड लास्ट कार्बन ग्लूकोज में क्या होगा? दैट विल बी द 5th कार्बन. राइबोज है या मान लो कोई पेंटोज है तो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन क्या होगा? द 4th कार्बन. अगर कोई टेट्रोज है तो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन क्या होगा? द 3rd कार्बन. सो लास्ट से जो एक पहले वाला कार्बन है उसके बीच में और जो फर्स्ट कार्बन है उसके बीच में देयर विल बी रिएक्शन. ओके, फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन मतलब जो भी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके और सेकेंड लास्ट कार्बन के बीच में एक रिएक्शन होगा, हेमी एसिटाइल बॉन्ड बनेगा और हमारा रिंग शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो सी इसका फंक्शनल कार्बन क्या है? फर्स्ट कार्बन है. सो फर्स्ट कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन के बीच में रिएक्शन होगा. देयर विल बी अ रिएक्शन एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉइटी. मॉइटी का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप. सो वाटर ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप, सो इसे वाटर मॉइटी भी बोलते हैं. सो देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन द फंक्शनल कार्बन and the second last carbon. There will be removal of water and there will be the oxygen linkage. इसमें क्या होगा? एक ऑक्सीजन लिंकेज हो जाएगा. C1, C2, C3, C4, C5, C6.
ओके, सो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस डायग्राम, ये डायग्राम नोट्स में ऑलरेडी बना हुआ है, बट आई एम मेकिंग दिस अगेन बिकॉज जब मैं बनाऊं सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो देर विल बी ऑक्सीजन लिंकेज बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन. सो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटाइल बॉन्ड. सो दिस इज द हेमी एसिटाइल बॉन्ड जिसके चलते अब रिंग बनेगा. ओके, ओपन चेन से अब रिंग चेन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा by the formation of this hemi acetyl bond. So see this, क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बन दैट इज द फंक्शनल कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन दैट इज द फिफ्थ कार्बन, इसके बीच में रिएक्शन हो रहा है एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लिंकेज दैट इज द हेमी एसिटाइल बॉन्ड. और क्या रिलीज हो रहा है यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई वाज टेलिंग अबाउट. अब हम लोग देखेंगे कि इससे रिंग फॉर्मेशन कैसे होगा. ओके, नाउ वी विल स्टडी कि प्रॉपर रिंग कैसे बनेगा. नाउ सी, अब क्या हो रहा था कि फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन लिंकेज का बॉन्ड बन रहा था जिसे हम लोग हेमी एसिटाइल बॉन्ड बोलते हैं. अब इसके चलते क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रिंग. इसके चलते क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा. सो रिंग कैसा बनेगा, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C5 से क्या अटैच है, C6. तो C5 से अटैच है C6 और C1 और C5 के बीच में क्या था, एक ऑक्सीजन लिंकेज का बॉन्ड था. सो इस ऑक्सीजन लिंकेज का यही रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ये रिंग बनाएगा. सो C1, C2 ऑल आर अटैच टू ईच अदर एंड C6 अटैच टू C5. सो C6 C5 से अटैच है, C1, C2, C3, C4 सब आपस में अटैच है एंड C1 एंड C5 इज अटैच्ड बाय अ ऑक्सीजन लिंकेज. सो इससे क्या हुआ, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया. और ये रिंग क्या है, दिस इज अ हेक्सागोनल रिंग. ओके, हेक्सागोनल रिंग है ये. इसमें क्या क्या चीज है बताओ, इस रिंग में देर आर 5 कार्बन्स एंड देर इज 1 ऑक्सीजन. सो the hexagonal ring with 5 carbon and 1 oxygen. So इस तरह के रिंग को हम लोग बोलते हैं पायरेनोज रिंग. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पायरेनोज रिंग. ओके, पायरेनोज रिंग क्या होता है, द हेक्सागोनल रिंग दैट इज हैविंग 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो इसे हम लोग बोलते हैं पायरेनोज रिंग. अब देखो इसमें जितना भी OH था उसका अरेंजमेंट बताओ. So all the OH and H का अरेंजमेंट we will see. So OH और H का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, H OH H OH. बट थर्ड कार्बन पे क्या होता है, इट इज ऑपोजिट. सो थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे. ओके, फोर्थ कार्बन पे देन सेम हो जाएगा H OH. फिफ्थ कार्बन पे क्या है, एक H है, सो H डिनोट करने का इंपॉर्टेंट नहीं है. देन सिक्स्थ कार्बन पे क्या है, सिक्स्थ कार्बन पे क्या है, देयर इज 2 हाइड्रोजन एंड 1 OH ग्रुप. So 2 hydrogen and 1 OH. So CH2OH. So this is the ring that is formed by this hemiacetyl bond. क्या हो रहा है, एक हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके पास क्या है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. सो इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग बोलते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम लोग एक फ्यूरेनोज रिंग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पायरेनोज रिंग एंड फ्यूरेनोज रिंग. पायरेनोज रिंग कौन सा रिंग है, द हेक्सागोनल रिंग दैट इज हैविंग 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. दिस इज नोन एज पायरेनोज रिंग. ओके, इसके बाद हमने सारा OH को एज इट इज दिखा दिया. अब इस रिंग को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं. रिंग को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाते हैं. चलो, ऑक्सीजन. सो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, ये जो जितना भी इसमें डॉट्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है. यू विल स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो इसका जो हर एक बेंड होता है दैट रिप्रेजेंट द कार्बन. सो ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है और C5 से अटैच है C6. सो हर एक जो बॉन्ड है, जो पॉइंट्स है, वो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसके पास क्या है, H रिप्रेजेंट करने का हमें इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, H रिप्रेजेंट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या है हमारा, CH2OH.
सो दिस इज द सिंपल रिंग, ये हमने सिंपल रिंग बना लिया. सो दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन है. हैवर्थ प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिंग प्रोजेक्शन. हमने क्या पढ़ा था? दिस इज द ओपन चेन प्रोजेक्शन एंड दिस इज द रिंग प्रोजेक्शन. ओपन चेन प्रोजेक्शन में एक रिएक्शन होगा जहां पे हेमी एसिटाइल बॉन्ड बनेगा और जिसके चलते रिंग फॉर्मेशन होगा. ये रिंग किसके किसके बीच में बनता है? बिटवीन दी फर्स्ट कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन. फर्स्ट कार्बन मतलब फंक्शनल कार्बन. ओके, फंक्शनल कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन के बीच में बन रहा है. सो दिस इज द रिंग दैट इज फॉर्म बिटवीन द फंक्शनल कार्बन एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन. सो इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन क्या है? द फिफ्थ कार्बन. सो दिस इज द रिंग दैट इज फॉर्म्ड. और ये कौन सा रिंग है? दिस इज अ पायरेनोज रिंग. पायरेनोज रिंग मतलब इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड 1 ऑक्सीजन है एंड दिस इज अ हेक्सागोनल रिंग. सो हेक्सागोनल रिंग विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इज नोन एज पायरेनोज रिंग. सो ग्लूकोज में क्या होता है? पायरेनोज रिंग होता है. इसी तरह से गैलेक्टोज में भी पायरेनोज रिंग होता है. ओके, सो दिस मॉलिक्यूल्स, दिस एल्डोज मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन शुगर, दे फॉर्म पायरेनोज रिंग. अब इसके बाद हम लोग एक और शुगर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज राइबोज शुगर. सी, दिस इज द सेम. ये क्या है? दिस इज शोइंग द पायरेनोज रिंग. पायरेनोज रिंग क्या है? इट इज अ हेक्सागोनल रिंग विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट इज द पायरेनोज रिंग. और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा रहा है. देखो C1, C2, C3, C4, C5 एंड दिस वन इज द C6. सो देखो सबके पास अपना HOH, HOH, HOH एज इट इज है एंड थर्ड कार्बन पे क्या है? ऑपोजिट है. सबसे ऑपोजिट अरेंजमेंट रहेगा थर्ड कार्बन पे. ओके, क्योंकि इसका जो OH था वो कहाँ था? लेफ्ट हैंड साइड पे था. सो दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो अगर ये प्रोजेक्शन सही से समझ में नहीं आया, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो एंड देन सी दिस अगेन. ये रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद वी विल स्टडी दी राइबोज शुगर. सो राइबोज क्या है? राइबोज इज अ पेंटोज शुगर. पेंटोज मतलब 5 कार्बन मॉलिक्यूल का था. 5 कार्बन में हमने क्या क्या देखा था? राइबोज एंड अराबिनोज. सो इसमें इंपॉर्टेंट है राइबोज. राइबोज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड. हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA या RNA होता है, इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है. राइबोज इज प्रेजेंट इन RNA, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड DNA में होता है डीऑक्सीराइबोज. ओके, राइबोज में से एक ऑक्सीजन जब हम लोग हटा देंगे सो उसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज और वो प्रेजेंट होता है DNA में. और जो राइबोज शुगर है एज इट इज, ये प्रेजेंट होता है इन दी RNA. सो राइबोज की हम लोग जब बात करें, सो ये क्या है? पेंटोज शुगर है. सो इसमें N इज इक्वल्स टू 5. N मतलब नंबर ऑफ कार्बन. सो CN H2N ON, ये क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. अब इसमें N क्या है? 5. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा राइबोज का? C5H10O5. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ राइबोज. सो इसका 2 स्ट्रक्चर है, ओपन चेन एंड रिंग. इतना आई होप तुमको समझ में आ गया होगा. ओके, एंड दिस इज अ एल्डिहाइड शुगर. ओके, ये क्या है? एल्डिहाइड शुगर है. सो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप बना दो. अब क्या हो जाएगा? सब जगह पे OHH. वो जो हमने डिफरेंस देखा था, द डिफरेंस दैट वी सॉ कि थर्ड कार्बन पे OH और H का प्लेसमेंट क्या था? ऑपोजिट था. वो सिर्फ हेक्सोज शुगर में होता है. बाकी सारे शुगर में OH सेम तरह से होगा. ओके, सिर्फ हेक्सोज शुगर, मान लो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उनमें वो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. ओके, सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज. अब इसमें क्या होगा? इसमें भी देयर विल बी अ रिएक्शन. रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा बताओ? रिएक्शन होगा फंक्शनल कार्बन के बीच में और सेकेंड लास्ट कार्बन के बीच में. सो सेकेंड लास्ट कार्बन क्या है? द 4th कार्बन. और फंक्शनल कार्बन इसमें क्या है? द 1st कार्बन. सो 1st कार्बन और 4th कार्बन के बीच में फिर से एक रिएक्शन होगा एंड हेमी एसिटाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और क्या होगा? देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉइटी. So this is the hemiacetyl bond that will be formed between the functional carbon and the 4th carbon, means the second last carbon. Okay, so इसके चलते भी एक रिंग फॉर्मेशन होगा.
कैसा रिंग बनेगा बताओ? C1, C2, C3, C4 and C5 is attached to C4. Okay, C5 is attached to C4. So C5 is attached to C4 और C1 और C4 कैसे अटैच है? एक ऑक्सीजन लिंकेज से. So I hope it's clear. Okay, ये कैसे बना? C1, C2, C3, C4 हमने बनाया. C1 और C4 अटैच होगा एक ऑक्सीजन लिंक से and C5 will be attached to C4. So सेम जैसे ग्लूकोज में बना था. देन सबका OH डाल दो. HOH, HOH. थर्ड पे सेम रहेगा HOH. देन फोर्थ पे एक H रहेगा एंड फिफ्थ पे क्या है? 2 H और एक OH. सो H2OH. आई होप इट्स क्लियर. ये क्लियर है? इस रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? देखो ये कैसा रिंग है? दिस इज अ पेंटागोनल रिंग. ये क्या है? दिस इज अ पेंटागोनल रिंग. इसमें क्या क्या है बताओ? 1 2 3 4. 4 कार्बन है और क्या है बताओ? एक ऑक्सीजन है. The pentagonal ring with 4 carbon and 1 oxygen is known as Furanose ring. Very very important. Pyranose and Furanose. Pyranose क्या था? Hexagonal ring with 5 carbon and 1 oxygen is known as Pyranose ring. Furanose ring क्या है? The pentagonal ring with 4 carbon and 1 oxygen molecule is the Furanose ring. अब इसको भी हम लोग थोड़ा सिंपल वे में देख लेते हैं. सिंपल वे में बताओ ये रिंग कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह. ओके, ये सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह दिखेगा. सो दिस इज द फ्यूरेनोस रिंग. ओके, इसमें सारा OH डाल दो फिर से. H दिखाने की हमें जरूरत नहीं होती है. यहाँ पे क्या हो जाता है? CH2OH. आई होप इट्स क्लियर नाउ. देखो दिस इज द फ्यूरेनोस रिंग. ओके, फ्यूरेनोस रिंग क्या है? 4 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है एंड दे आर दी पेंटागोनल रिंग. सो दिस इज द फ्यूरेनोस रिंग. और ये क्या स्ट्रक्चर है? ये राइबोस का स्ट्रक्चर है. जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द राइबोस शुगर. सो दिस इज प्रेजेंट हियर. C4 4 कार्बन रिंग में, एक ऑक्सीजन रिंग में. 5th कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ 4th कार्बन. ओके, सो दिस इज राइबोस शुगर C5H10O5. आप देखो फ्यूरेनोस रिंग फ्रुक्टोज में भी होता है. जो फ्रुक्टोज है उसमें भी फ्यूरेनोस रिंग होता है. हम लोग फिर इसके बाद फ्रुक्टोज का डायग्राम देखेंगे. ओके, फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. अब देखो ये जो फ्यूरेनोस रिंग है दैट इज द राइबोस शुगर. ये किसमें प्रेजेंट होता है? RNA में एंड DNA में. राइबोस शुगर होता है हमारा RNA में. सो इसीलिए RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. मीन्स इट हैज राइबोस शुगर इन इट. देन DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो इट हैज डीऑक्सी राइबोस शुगर इन इट. सो इट हैज डीऑक्सी राइबोस शुगर. डीऑक्सी मीन्स एक ऑक्सीजन हट गया. डी मीन्स हट जाना एंड ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. सो अगर राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन हट जाएगा सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीऑक्सी. एंड दिस डीऑक्सी पोजिशन इज ऑफ पोजिशन ऑफ सेकेंड कार्बन. सो जो सेकेंड कार्बन है इससे अगर ये ऑक्सीजन हट जाए सो इस शुगर को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर. ओके, सो डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें होता है? DNA में होता है. एंड राइबोस शुगर किसमें होता है? RNA में होता है. सो डीऑक्सी पोजीशन कौन सा होता है? दी सेकेंड कार्बन. सो सेकेंड कार्बन से देखो अगर हम लोग ऑक्सीजन हटा दें तो ये जो शुगर बन जाएगा इसे हम लोग डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलते हैं. सी दिस इज द राइबोस शुगर. 1 2 3 4 5. इसकी सेकेंड पोजीशन पे देखो OH है बट इसके सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं है. सो दिस इज द डीऑक्सी राइबोस शुगर. डीऑक्सी राइबोस शुगर कहाँ पे होता है? डीऑक्सी का पोजीशन क्या होता है? दी सेकेंड पोजीशन. सो जो सेकेंड कार्बन का पोजीशन है दैट इज दी डीऑक्सी पोजीशन. सो हमने राइबोस शुगर के बारे में क्या क्या पढ़ा? राइबोस शुगर इज अ पेंटोज शुगर. इसमें 5 कार्बन होते हैं. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लोगे, कैसे हो जाएगा? C5H10O5. देन इसका ओपन चेन फॉर्म बनाएंगे.
देन इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे बिटवीन द फंक्शनल कार्बन दैट इज द फर्स्ट कार्बन एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन दैट इज द फोर्थ कार्बन. सो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में रिएक्शन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ऑक्सीजन लिंकेज बनेगा, उसके बाद फॉर्मेशन होगा इस रिंग का. इस रिंग में क्या क्या है? दिस इज अ पेंटागोनल रिंग हैविंग 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, सो इट इज अ फ्यूरेनोज रिंग. देन इस रिंग को हम लोग सिंपल फॉर्म में बना लेंगे. सो दिस इज द राइबोज शुगर. और राइबोज शुगर में से अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर. ओके, सो इंपॉर्टेंट हमें है फ्यूरेनोज रिंग के बारे में जानना एंड पायरेनोज रिंग. सो फ्यूरेनोज रिंग एंड पायरेनोज रिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्लूकोज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द ब्लड शुगर. हमारा जो ब्लड का शुगर है दैट इज ग्लूकोज. एंड जो भी हम लोग फूड खाते हैं मेनली जो हम लोग खाते हैं ग्लूकोज के लिए खाते हैं. सो ग्लूकोज इज अ मेन शुगर ऑफ आवर बॉडी. एंड राइबोज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज राइबोज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन आवर जेनेटिक मटेरियल. हमारा डीएनए आरएनए सब में राइबोज शुगर होता है. सो दीज टू शुगर आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट है हमारे बॉडी में. ओके, एक तो ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर एंड राइबोज इज द न्यूक्लिक एसिड शुगर. ओके, हमारा जितना भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें देयर इज राइबोज शुगर प्रेजेंट. सो दीज टू वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो अभी हमने 2 एल्डोज शुगर देखा. नाउ वी विल सी 1 कीटोज शुगर. हमने 2 एल्डोज शुगर क्या क्या देखा? ग्लूकोज देखा एंड राइबोज देखा. दोनों ही एल्डोज शुगर है. अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटोज शुगर देखेंगे. कीटोज शुगर क्या हो जाएगा? जिसमें कीटोन प्रेजेंट होगा. कीटोन फंक्शनल ग्रुप. सो कीटोन क्या होता है? दिस इज द कीटोन ग्रुप. सो कीटोज शुगर का एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज फ्रुक्टोज. सो फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर भी बोलते हैं. सो फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है मेनली. सो फ्रुक्टोज इज अ कीटोज शुगर एंड इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6. सो n इज इक्वल्स टू 6, सेम एज ग्लूकोज. सो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6, same as glucose. So glucose and fructose are isomers. Isomers क्या होते हैं बताओ? आइसोमर्स आर दी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, C6H12O6, C6H12O6 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट जो दोनों का स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देख लिया किस तरह से है, पायरेनोज रिंग के फॉर्म में है, 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है एंड उस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. अब हम लोग फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे. सो सी दिस इज द ओपन फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज. जो ओपन चेन फॉर्म है दिस इज फ्रुक्टोज. सेम यहाँ पे भी पॉलीहाइड्रोक्सी है बट यहाँ पे कीटोन है एंड कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दी सेकेंड कार्बन. सो इसका फंक्शनल कार्बन कौन सा कार्बन है? दी सेकेंड कार्बन इज दी फंक्शनल कार्बन इन केस ऑफ फ्रुक्टोज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एल्डोज शुगर में क्या हो रहा था? फर्स्ट कार्बन वॉज द फंक्शनल ग्रुप बट कीटोज शुगर में क्या है? दी सेकेंड कार्बन इज दी फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे. चलो फिर से बना लेते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर. कितने कार्बन है? 6 कार्बन इन दी चेन. सबका OH, H वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और H. O थर्ड कार्बन पे क्या होता है? डिफरेंट होता है. ओके, डोंट डू दिस मिस्टेक. थर्ड कार्बन पे दी H and OH पोजिशन इज डिफरेंट. OH is present on the left hand side. Okay, can you guess? This is the open chain structure of fructose. सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे? जो सेकेंड कार्बन है वहां पे देयर इज अ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट. सो सेकेंड कार्बन क्या हो गया? इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया. एंड अब रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा? द फंक्शनल कार्बन एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन. रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा? द फंक्शनल कार्बन एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन. सो इसके बीच में रिएक्शन होगा एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉइटी and there will be hemi-acetyl bond formation. So यहाँ पे bond formation होगा hemi-acetyl bond का. So किस तरह से structure बनेगा बताओ? Make this simultaneously. जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे तुम बनाओ. I hope you can make this. Okay? So चलो C1 किससे अटैच है? C1 C2 से अटैच है बस और किसी से भी अटैच नहीं है. So C1 is attached to C2.
C2 it attached to C5. किससे? By a oxygen linkage. Okay, I hope it's clear. C1 सिर्फ C2 से अटैच है, but C2 is attached to C5 and C3. So C3 is attached to C4. C4 is attached to C5. बन गया रिंग हमारा. And C5 से क्या अटैच है? C6. सेम जैसे उसमें था C6. So this is the ring that is formed. Okay. ये कौन सा रिंग है बताओ? Which is this ring? इस रिंग क्या है? This is a pentagonal ring. पेंटागोनल रिंग है. रिंग में क्या है? 1 2 3 4. 4 कार्बन है. रिंग में क्या है? एक ऑक्सीजन है. ये कौन सा रिंग है? टेल मी, विच रिंग इज दिस? दिस इज द फ्यूरेनोस रिंग अगेन. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रुक्टोज में कौन सा रिंग बन रहा है? फ्यूरेनोस रिंग बन रहा है. और ग्लूकोज में कौन सा रिंग बन रहा है? पायरेनोज रिंग बन रहा है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज में कौन सा रिंग बन रहा है? पायरेनोज. एंड फ्रुक्टोज में कौन सा रिंग बन रहा है? फ्यूरेनोस रिंग. Okay, so this is again the pentagonal ring with 4 carbon and 1 oxygen molecule. और C1 C2 से अटैच है, C6 C5 से अटैच है. Okay, अब मान लो हम लोग इसका सारा ग्रुप्स डाल देते हैं. Okay, let's put all the groups in it. C1 पे क्या है देखो, 2 H और 1 OH. 2 H 1 OH. C2 पे क्या था? बस हेमी एसिटाइल बॉन्ड. C3 पे क्या है? OH and H है but in the opposite direction. So OH H in the opposite direction. C4 पे इस तरह से हो जाएगा. I hope it's clear. C5 पे क्या है? बस हेमी एसिटाइल बॉन्ड है. और C6 पे क्या है? 2H 1 OH. 2H 1 OH. So this is the structure of fructose. So हम लोग चलो इसका सिंपल रिंग बनाते हैं. सिंपल रिंग बनाते हैं फिर से. पेंटागोनल रिंग with 1 2 3 4 carbon and 1 oxygen is furanose ring. Okay, C1 C6 CH2OH OHH HOH CH2OH. I hope it's clear and it should be clear. ये structure clear होना ही चाहिए. So this is the structure of fructose. And glucose में क्या था? Glucose में there was pyranose ring with 5 carbon and 1 oxygen. So glucose और fructose क्या है? They are isomer. इनका molecular formula same है but structure are different. Fructose is a ketose sugar but glucose is a aldose sugar. Fructose में there is furanose ring. Glucose में there is pyranose ring. So these things are the differences between fructose and glucose. See, whatever I have made, it is already written. ये क्या है? ये क्या दिखाना चाह रहा है? दिस शो फ्यूरेनोस रिंग. फ्यूरेनोस रिंग दिखाना चाह रहा है. 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. एंड C1 is attached to C2 and C6 is attached to C5. थर्ड पोजीशन पे दिस इज C1 C2 C3. C3 पे द पोजीशन ऑफ H and OH इज ऑपोजिट ऑफ द रेस्ट कार्बन. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. सो अब हमने सारा मोनोसैकेराइड देख लिया जितना भी इंपॉर्टेंट है. हमने इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं हमारा ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, फ्रुक्टोज इंपॉर्टेंट है एंड राइबोज इंपॉर्टेंट है. सो ग्लूकोज क्या था? इट इज द 6th कार्बन शुगर, हेक्सोज शुगर विच इज हैविंग अ एल्डिहाइड ग्रुप ऑन इट. एंड एल्डिहाइड ग्रुप के चलते इसमें क्या बन रहा है हमारा? एल्डिहाइड ग्रुप. एंड बिकॉज ऑफ 6 कार्बन इसमें हमारा बन रहा है पायरेनोज रिंग. पायरेनोज रिंग हैविंग 5 carbon and 1 oxygen and it is a hexagonal ring. Okay, then हमने second sugar कौन सा पढ़ा? हमने राइबोस पढ़ा. राइबोस क्यों पढ़ा? Because it is also very important. It is present in our nucleic acid. So राइबोस sugar में क्या हो रहा था? It is a aldose sugar again and because of the aldose sugar and because of the 5 carbon it is forming the furanose ring. Furanose ring क्या होता है? It is a pentagonal ring with 4 carbon and 1 oxygen in it. Okay, फिर राइबोस शुगर में से अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड कार्बन के पोजीशन पे एक OH, एक ऑक्सीजन हटा दे रहे थे. ओके, सी एक ऑक्सीजन हटा दे रहे थे. सो क्या बन रहा था?
दिस इज द राइबोस शुगर। इसके सेकेंड कार्बन से अगर हम लोग एक ऑक्सीजन हटा दे रहे तो क्या बन रहा था, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और डीऑक्सी राइबोस शुगर कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है। राइबोस शुगर कहाँ पे होता है, आरएनए में होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ा। फ्रुक्टोज क्या है, इट इज अ कीटोज शुगर। ओके, इसमें कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट दी C2 कार्बन, जी सेकेंड कार्बन। और जितना भी रिएक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, बिटवीन द फंक्शनल कार्बन and the second last carbon. So functional carbon is the second carbon and second last carbon is the fifth carbon, जिसके बीच में reaction होगा and there will be formation of a hemiacetyl bond, जिसके चलते ring बनेगा। and again ये कौन सा ring है, this is the furanose ring। furanose ring में क्या है, 4 carbon and 1 oxygen in it, C1 और C1 C2 से अटैच है, C6 C5 से अटैच है। so this is the structure of fructose। अब देखो, one point is that ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर मतलब ये किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड दीज आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन इन इट। इसका जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है इसके पास, ओके, एंड दीज आर फ्री। सो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव अ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। सो जितने भी मोनोसैकेराइड हमने पढ़ा, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद जब हम लोग डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस क्लास वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट मोनोसैकेराइड्स पढ़ा। सो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 1 यूनिट ऑफ शुगर हो। इट कैन बी ऑफ 3 कार्बन टू 7 कार्बन, ओके, रेंज होता है। थर्ड कार्बन के बोलते हैं ट्रायोस। उसके एग्जाम्पल क्या क्या थे, ग्लिसरैल्डिहाइड एंड DHAP। फोर्थ कार्बन में आते हैं हमारे टेट्रोज, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था हेरिथ्रोस का। देन फिफ्थ कार्बन में हमारे आते हैं पेंटोज, जिसमें हमने पढ़ा राइबोस के बारे में डिटेल में, और एक एग्जाम्पल होता है अराबिनोज। सिक्स्थ कार्बन में हमने पढ़ा ग्लूकोज को डिटेल में, बिकॉज इट इज अ ब्लड शुगर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हमने फ्रुक्टोज को भी पढ़ा बिकॉज इट इज अ कीटोज शुगर। ओके, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा डिटेल में। ग्लूकोज में बन रहा है पायरेनोज रिंग एंड फ्रुक्टोज में बन रहा है फ्यूरेनोज रिंग। Both are isomer to each other because they have same molecular formula but the structure is different। and एक और एग्जाम्पल है हेक्सोज में, that is galactose। okay, galactose भी क्या है, it is a aldose sugar। then 7 कार्बन के एग्जाम्पल क्या है, that is pseudoheptulose। okay, वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्टोज बोलते हैं। okay, they are हेप्टोज शुगर। so जिन शुगर में होगा एल्डिहाइड उसे बोलेंगे एल्डोज शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज। और जिन शुगर में होगा कीटोन उसे हम लोग बोलेंगे कीटोज शुगर, जैसे कि फ्रुक्टोज। ओके, देन उसके बाद हमने डिटेल में इनके डायग्राम्स पढ़े, ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। ओपन चेन में रिएक्शन होकर रिंग स्ट्रक्चर बनता है और रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ओके, ओपन चेन प्रोजेक्शन एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन। उसमें क्या होता है, देयर इज अ हेमी एसिटाइल बॉन्ड, और वो बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, बिटवीन द functional carbon and the second last carbon। so this was all about today's class and for the next class we will start disaccharide। okay, हमने monosaccharide पढ़ा, अब हम disaccharide पढ़ेंगे। so revise this nicely। okay, ये जितना भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज कर लो अच्छे से because this is very important। and जब तक monosaccharide समझ में नहीं आएगा तब तक disaccharide बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। so monosaccharide अच्छे से पता होना चाहिए to know disaccharide, oligo and polysaccharide। so monosaccharide को अच्छे से रिवाइज करो, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल को अच्छे से रिवाइज करो। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत देर तक काम में आएगा। ओके, 11th में पूरा यूज में आएगा, 12th में तो पूरा ही यूज में आएगा। देन उसके बाद भी दिस चैप्टर विल बी ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस टू यू। सो इस चैप्टर को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो रिवाइज दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।